नमस्कार, हिंदुस्तान हॉटलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ मानवेंद्र। जी हाँ दोस्तों, समय हो चला है राम कथा का और यह खास कार्यक्रम हम आपके लिए प्रतिदिन लाते हैं। जी हाँ, आप जैसा कि आप प्रतिदिन जानते हैं, यहाँ 7 बजे। और इस कार्यक्रम में आज हमसे विशिष्ट व्यक्ति जुड़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि यह कार्यक्रम साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्थान के सौजन्य से ये राम कथा का कार्यक्रम है और हाँ, इसमें आज विशेष अतिथि के रूप में जुड़ने वाले हैं। जी हाँ, जुड़ चुके हैं डॉक्टर प्रताप पिंजानी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद साहब, नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि डॉक्टर प्रताप पिंजानी आप डायरेक्टर हैं NCPSL HRD मिनिस्ट्री में न्यू दिल्ली में, और निश्चित तौर पर आपका काफ़ी लंबा अनुभव है। चलिए हम बातचीत करते रहेंगे और ख़ास तौर से हम जानेंगे कि एक काउंसिल का क्या कुछ कार्यविधि है और क्या कुछ आपके अनुभव से राम कथा पर भी काफ़ी काम हो रहा है। जी हाँ, सर, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, कि क्या कब बना था और क्या कुछ कार्य हो रहे हैं इस पर? जी सर। मानवेंद्र जी, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद की आवश्यकता इस बात से पड़ी जी, कि 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन भाषाओं के आधार पर हुआ, जी, तो अनफॉर्चुनेटली सिंधी समाज एक ऐसा था जिसके पास कोई अपना राज्य नहीं था। जी, और 74 और 75 के बीच में पार्लियामेंट में इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि वो कम्युनिटीज जिनका अपना राज्य नहीं है, क्योंकि 1968 में ये सिंधी भाषा जो है 8th शेड्यूल में आ चुकी थी। और जी, उसके बाद इसकी आवश्यकता महसूस हुई कि सिंधी भाषा के विकास के लिए किसी प्रकार के बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। जी, तो जी, सिंधी और उर्दू ऐसी दो भाषाएं थी जिनका अपना कोई राज्य नहीं था। और 1994 में 26 मई 1994 को राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद की स्थापना हुई। और ये संस्थान मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन एक ऑटोनोमस बॉडी, स्वायत्त शासी संस्थान के रूप में कार्यरत है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस प्रकार से आपने बताया कि जिस प्रकार से भाषा के विकास के लिए लगातार भारत के लिए कहीं न कहीं क्षेत्रीय भाषा, कुछ भी भाषा हो, उन पर विकास के लिए कार्य किया जाता है और डॉक्टर प्रताप पिंजानी इसके बारे में बता रहे हैं। इसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या कुछ इसके महत्वपूर्ण है, ये हमारे दर्शकों को बता दें? जी, सर। बेसिकली इसका ये था कि किस प्रकार से सिंधी भाषा का विकास किया जाए। तो जी, उसका जो सबसे मुख्य उद्देश्य ये है कि इसका प्रमोशन और प्रोपोगेशन किस प्रकार से हुए, इसी मुख्य जी, उद्देश्य को, और साथ में इस भाषा के अंदर तकनीकी शब्दावली का भी विकास किया जाए। और जी, जितनी भी हमारे राज्य के अंदर अकादमियाँ हैं, सिंधी अकादमियाँ हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उनके साथ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। और साथ में सिंधी समुदाय और सिंधी भाषा के संदर्भ में भारत सरकार को जितनी भी सजेशंस होती हैं, इस राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आपने बड़ी अच्छी बताई कि जिस प्रकार से काउंसिल में काम होता है। लेकिन सर, इसके बहुत सारी स्कीम हुई होंगी, कि आखिर किन-किन स्कीमों पर काम हो रहा होगा इसका? अ, जी, इस पे कुल अगर हम देखें तो इसकी 5 मुख्यतः स्कीम्स हैं जिसके अंदर राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद वर्तमान में कार्यरत कर रही है। मैं जो है 2018 में जो है 27 दिसंबर को इस पद को ज्वाइन किया था। और जी, उसमें देखने के बाद कि ये 5 मुख्य स्कीम्स इसके अंदर हैं। सबसे पहली जो स्कीम मानी जाती है, इसमें पब्लिकेशन स्कीम है। हम उसमें ये देखते हैं कि ऐसे राइटर्स जिन्होंने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी हैं और वो इस स्थिति में नहीं है, या उनकी आर्थिक स्थिति इस प्रकार की नहीं है कि वो अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स को छपवा सकें, तो जी, जी, उनके प्रपोजल्स कॉल किए जाते हैं। और एक एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा इन मैन्युस्क्रिप्ट्स का इवैल्यूएशन होता है, और उसके आधार, उनकी संस्तुति के आधार पर ऐसे जो मैन्युस्क्रिप्ट आते हैं उनका पब्लिकेशन कराया जाता है। जी, जी, इसके अलावा राइटर्स के लिए एक बल्क परचेज स्कीम है। मान लीजिए उनके पिछले 3 वर्षों में जो भी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, उनको जी, हम बल्क परचेज स्कीम के माध्यम से इवैल्यूएशन के बाद परचेज करते हैं। तो हमारी रजिस्टर्ड 150 लाइब्रेरीज हैं पूरे इंडिया के अंदर।
जी, जी। तो उनसे हम 150 पुस्तकें परचेज़ करते हैं और उनके सिंधी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए उन लाइब्रेरीज़ में उन पुस्तकों को भेज दिया जाता है। क्या बात है। ताकि जो हमारे पाठकगण हैं और सिंधी समुदाय के लोग और अन्य भी समुदाय के लोग जो कि सिंधी भाषा के साथ जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में, उनको वो बल्क परचेज़ की पुस्तकें उन लाइब्रेरीज़ में अवेलेबल होती हैं। जी, जी। इसके अलावा तीसरी स्कीम जो है हमारी फाइनेंशियल असिस्टेंस टू नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि हुँ, हुँ। प्रत्येक संस्था की अपनी सीमाएं होती हैं, उनके मानव संसाधन होते हैं और उन संसाधनों के भीतर रहकर ही कोई काम किया जा सकता है। तो हमारे लिए संभव नहीं है कि हम पूरे भारत में उन कार्यक्रमों को करें। तो जी। वर्तमान में हम जो विभिन्न प्रकार की स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और साथ में अब हमने इनमें यूनिवर्सिटीज़ को भी और कॉलेजेस को भी जोड़ा है। जी। उनके माध्यम से हम पूरे भारत में विभिन्न प्रकार के सेमिनार और वर्कशॉप्स को आयोजित करते हैं और इसी स्कीम के तहत जो है जहाँ आपका रामकथा का विश्व संदर्भ है, माननीय डॉक्टर प्रदीप सिंह जी जो कि उसके महासचिव हैं और प्रोफेसर विनय कुमार जी जी। जो कि उस संस्था के अध्यक्ष हैं, उनसे जुड़ने का एक मौका मिला था और एक जी। कार्यक्रम उनको मैंने सिंधी भाषा के विकास के लिए पिछले वर्ष दिया था जी, जी। और वहाँ से ही फिर हमारा संबंध साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्थान के साथ प्रारंभ हुआ। जी, जी। इसके अलावा सबसे जो 2 मेन स्कीम्स हैं, जी। जैसा कि भारत सरकार चाहती है कि हम देख रहे हैं कि न केवल सिंधी भाषा के साथ बल्कि जितनी भी हमारी युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो अपनी मातृभाषा से दूर होते जा रहे हैं। जी, जी, तो बिल्कुल। हम पूरे भारत में सिंधी बच्चे जो हैं, उनको सिंधी सिखाने का प्रयास करते हैं। हमारी एक स्कीम है सिंधी लैंग्वेज लर्निंग स्कीम, जिसमें जी। हमने 3 कोर्स अप्रूव्ड कर रखे हैं, जिसमें सर्टिफिकेट कोर्स है आपका, डिप्लोमा कोर्स है और एडवांस डिप्लोमा कोर्स है जो कि जिसका ड्यूरेशन 3 महीने का है। तो जी। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ और विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के साथ मिलकर हम पूरे भारत में जो सिंधी समुदाय के बच्चे हैं, उनको सिंधी भाषा सिखाने का प्रयास करते हैं जो है। क्या इसके बात अलावा है। जो हमारे जो राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, रिनाउंड पर्सन हैं जिन्होंने कि सिंधी लिटरेचर में सिंधी कल्चर को और सिंधी भाषा के विकास में कार्य कर रहे हैं, तो जी। उनके लिए हमने एक अवार्ड स्कीम रख रखी है। हमारे यहाँ जी। 2 अवार्ड हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिनको कि हम एक साहित्यकार सम्मान कहते हैं और दूसरा साहित्यकार रचना सम्मान। साहित्यकार प्योरली जो है लिटरेचर से रिलेटेड है और जबकि साहित्यकार रचना सम्मान जो है जिसका संबंध हमारे साहित्य और हमारी भाषा के विकास में जिनका योगदान रहा है। तो शैक्षणिक क्षेत्र से जो हमारे जुड़े हुए हैं हमारे, तो उनको साहित्य रचना सम्मान दिया जाता है। ये दोनों अवार्ड को पुरस्कार की 5 लाख रुपए की राशि हमने निर्धारित कर रखी है। जी, जी। इसके अलावा 2 हमारे 10 अवार्ड होते हैं जिसको हम मेरिट अवार्ड कहते हैं। तो जी। डिफरेंट इसकी हमारी कैटेगरीज़ के अंदर चाहे फ़िक्शन हो, नॉन फ़िक्शन हो, इसके अलावा आप रिसर्च में देखिए, जर्नलिज़्म में देखिए, ये जितने भी हैं उनके हम 10 मेरिट अवार्ड हैं और जिनकी राशि 1 लाख रुपए है। तो ये जी। प्रत्येक वर्ष हम 2 जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हमारे साहित्यकारों को और सिंधी भाषा के विकास में कार्य करने वालों को देते हैं। साथ में 10 जो है मेरिट अवार्ड देते हैं जो कि उनकी साहित्यिक रचनाओं के आधार पर दिए जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से हमारी 5 स्कीम्स हैं। हमने वर्तमान में कुछ पिछले वर्षों से मेरे पूर्व निदेशकों ने भी और मैंने भी उस कड़ी को एक बार कंटिन्यू रखा है कि हम जी। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में हम सिंधी चेयर एस्टेब्लिश कर रहे हैं और सिंधी चेयर जी। एस्टेब्लिश करने का मुख्य कारण ये है कि जो सिंधी बच्चे हैं जो रिसर्च के अंदर आना चाहते हैं, तो जी। रिसर्च से रिलेटेड उनको मार्गदर्शन वहाँ प्राप्त होता है। उसमें हमारे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं रिसर्च के और उनके लिए हर चेयर के अंदर राशि मैंने निर्धारित कर रखी है। तो उस प्रोजेक्ट को करने के लिए 1 या 2 लाख रुपए जो भी हैं, वो राशि उनको दी जाती है और रिसर्च प्रोडक्ट्स उनको दिए जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से
हमारी राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद की स्कीम्स है, जिसके माध्यम से भारत सरकार और राष्ट्रीय सिंधी भाषा के विकास परिषद के माध्यम से सिंधी भाषा के और उसके साहित्य के विकास के संदर्भ में कार्य किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने निश्चित तौर पर सिंधी भाषा का जो विकास पर काम हो रहा है काउंसिल के द्वारा, वो आपको इसको समझ में आया होगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आपके पास भी कोई प्रश्न है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हैं, वहाँ से आप हमें प्रश्न पूछ सकते हैं। उन प्रश्नों का जवाब डॉक्टर प्रताप पिंजानी जी आपको देंगे, जो निदेशक हैं NCPSL के। हम आपको दोस्तों बता दें कि आप मेल भी कर सकते हैं hhn-@gmail.com पर। अगर आप मिस कॉल करते हैं तो आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। जी हाँ, आपका हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आपके स्क्रीन पर है। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि इतने कई तरह के वार्ड है, आपके काफ़ी एक्सपीरियंस है, आप काफ़ी आपने किताबें भी लिखी हैं, और हम ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का आपने किताबें लिखी हैं सर? बेसिकली सर, मैं जो है मानवेंद्र जी 25 वर्षों से मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। जी, जी, जी। और अजमेर में राजकीय महाविद्यालय जो है गवर्नमेंट कॉलेज, MDS यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा था। जी। और मुख्य रूप से जो मेरी पुस्तकें हैं उनका संबंध समाजशास्त्र के साथ है। और जहाँ तक रिसर्च की बात है तो रिसर्च मेरा फील्ड जो है लेजर एंड टूरिज्म पे है, और धर्म के साथ स्पिरिचुअलिटी के साथ मेरा सारा जो है रिसर्च वर्क है। जी, जी हाँ, बिल्कुल। दोस्तों, आप समझ गए होंगे, और आप काफ़ी लड़के आपके साथ PhD के लिए आपने काफ़ी मार्गदर्शन दिया लोगों को, जैसा कि हाँ, हमने जी, जी। हाँ, 9 PhD मैं करा चुका हूँ मेरे अंडर में जो है। और जिन्होंने PhD अभी की है वो विभिन्न पदों पर अभी हैं, राजकीय महाविद्यालयों में भी हैं, या हम ये देखें सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी हैं। जी, जी। इसके अलावा एक कैंडिडेट जो है आपका यूनिसेफ में है, जो कि अभी अफ्रीका हेड है जो है। तो जी, मेन जी। मुख्य रूप से जो है रिसर्च मेरा जो है स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के ऊपर रहा है। और मेरा जी, खुद का भी जो PhD है जी। वो सोशलॉजिकल स्टडी ऑफ सेक्रेड कॉम्प्लेक्स पुष्कर पर है, जी, तीर्थराज पुष्कर का पवित्र संकुल, इस क्या पर बात! मुख्य कार्य है मेरा जो। जी, जी। बिल्कुल, आपने बड़े विस्तार से सोशियोलॉजी से आप हैं, निश्चित तौर पर उसी पर संबंधित लोगों ने PhD की है, और काफ़ी आपने काम किया है। ख़ास तौर हम जानना चाहेंगे, NCPSL के क्या कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स हैं सर अभी, जिससे कि और भी भाषा का विकास हो सके? जी सर। अभी वर्तमान में जो कोविड की परिस्थितियां हैं और उनको ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि काफ़ी कुछ हमारी योजनाओं में परिवर्तन करना होगा इसमें। और जी, हमने काफ़ी प्रयास भी किए। लगभग मेरे जॉइन करने के पश्चात 2 एग्जीक्यूटिव की मीटिंग्स हम अटेंड कर चुके हैं। और जी, उसमें मेन जो अभी हमारे पास अभी अभी एक पूना की एक संस्था है, सुनैना सिंधी जो है। और उसमें हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे हमारे बच्चे जो कि IAS के लिए तैयारी कर रहे हैं, एस्पायरेंट हैं, उनके लिए एक सिंधी अनमोल रतन कार्यक्रम अभी उसकी सीरीज चल रही है। और जिसमें जितने भी हमारे जो बच्चे सिंधी भाषा के थ्रू या अन्य भाषाओं के माध्यम से या अन्य विषयों के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज में क्लियर करके कहीं न कहीं कार्य कर रहे हैं, ऐसे उनके जो है लेक्चर्स हम उसके माध्यम से आयोजित कर रहे हैं, ताकि आने वाले जो जनरेशन है या ऐसे बच्चे जो कि IAS में या सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए मोटिवेशन का एक कार्य करे। और हमने जो बच्चे IAS की तैयारी करते हैं उनके लिए जो सिंधी विषय लेते हैं, जी, उनकी हमने पुस्तकें प्रकाशित कर रखी हैं, लगभग 8 पुस्तकें हैं। और बहुत ही नॉमिनल रेट है, 800 रुपए में वो पूरा सेट आता है। लेकिन जी, फिर भी मैंने कहा कि मान लीजिए कि पुस्तकों कई बार अवेलेबल नहीं होती हैं, आउट ऑफ प्रिंट होती हैं। जी, तो एक वर्तमान में एक योजना बनाई गई है कि जिसमें जो कोर्स कंटेंट है उस सिविल सर्विसेज का सिंधी का, उसके जी, लिए प्लान किया है कि 300 लेक्चर्स ई-लर्निंग के थ्रू रिकॉर्ड कराए जाएँ। और जो मेरी वेबसाइट है NCPSL की, उस पे उसको अपलोड करा दिया जाए, ताकि जी, भविष्य में भी जो बच्चा जिसको मान लीजिए कोई चैप्टर समझ में नहीं आई, कोई पॉइंट समझ में नहीं आई, तो जी, जी। हमारे वेबसाइट पे जाके उसको उस लेक्चर को सुन सकता है, और उससे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
तो ये एक भविष्य की योजना है। इसके अलावा 1854 की बात है, हमारे यहाँ सिंधी भाषा की 2 स्क्रिप्ट्स हैं। जी। एक तो अरबी है, क्योंकि और दूसरी है देवनागरी। अरबी का संबंध जो है 1851 के पश्चात जब मुस्लिम वहाँ शासन था, तो जी। वहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो अरबी भाषा थी, और वो सारा कार्य अरबी भाषा में होता था, और हमारे जितने भी राइटर्स हैं उनकी सारी बुक्स जो है अरबी में ही हैं। तो उस भाषा का 1851 के अंदर तो स्टैंडर्डाइजेशन हो गया था। लेकिन जहाँ तक देवनागरी की बात है, जिसका इस भाषा का, इस स्क्रिप्ट का संबंध हमारी सनातन संस्कृति के साथ है, और जिसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, उसके स्टैंडर्डाइजेशन की एक जो है योजना है। क्योंकि हमारे जितने भी राइटर्स हैं या हमारी जो यंग जनरेशन के हैं, वो देवनागरी स्क्रिप्ट को एक ही वर्ड को अलग-अलग तरीके से लिख रहे हैं, तो उसकी वजह से कई प्रकार के कन्फ्यूजन हो रहे हैं। तो एक प्रयास चल रहा है कि इसका स्टैंडर्डाइजेशन करा दिया जाए इसका, और वो योजना लगभग हम उस पे कार्य कर रहे हैं। तो ये एक इसके अलावा योजना है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चों से जब हम इंटरेक्शन कर रहे थे, जी। तो उनका ये मानना था कि साहब हम सिंधी भाषा क्यों सीखें? जी हाँ, बिल्कुल। आखिर क्या उसकी उपयोगिता है? जी, पर जी। मैं, वैसे चूंकि मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, मैं तो कहूँगा कि देखिए, हमें अपनी मूल जड़ों से जुड़े रहना है। हमारी संस्कृति और साहित्य की पहचान होगी जब तक हम सिंधी नहीं सीख लेते। जी, लेकिन जी। फिर भी चूंकि ये मटेरियलिस्टिक दुनिया है, और मटेरियलिस्टिक दुनिया में व्यक्ति अपने हितों की बात करता है। उसका क्या हित है? हर चीज में, जहां तक साहित्य का संबंध उसका होना चाहिए, लेकिन ठीक है, बिल्कुल। उसका अपना एक इंटरेस्ट है, और व्यक्तिवादी दुनिया है ये। तो व्यक्तिवाद में व्यक्ति अपने हितों की बात निश्चित रूप से करेगा। तो हमने फिर ये कहा कि चलिए ठीक है, एक योजना है हमारी, पूरे भारत में अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जी। जितने भी सिंधी बच्चे हैं उसको हम कंप्यूटर की एजुकेशन देंगे। और नीलिट एक भारत सरकार का एक संस्थान है, और उस जी। संस्थान के माध्यम से पूरे भारत में 10 सेंटर्स पर हम कंप्यूटर के एडवांस डिप्लोमा कोर्स उन बच्चों को कराएंगे, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उस कोर्स की राशि 1 लाख रुपए होगी, जिसका जो है वहन राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन केवल इतनी होगी कि उन विद्यार्थियों को जो मेरा सर्टिफिकेट कोर्स है राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद का, जी। वो उनको करना होगा, उस एग्जाम को पास करना होगा। तो हम ये सारा फ्री करेंगे। तो एक ये भी योजना है। इसके अलावा हम जो है बहुत ही एक अच्छा जो है सिंधी कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए जी। कम्युनिटी रेडियो ऐप पे काम हो रहा है। सिंधी लर्न ऐप, जिसमें कि दोनों स्क्रिप्ट्स होंगी, आपकी देवनागरी भी होगी और अरबी भी होगी। तो अब चूंकि अरबी से तो हमारे बच्चे दूर होते जा रहे हैं, इंग्लिश माध्यम में पढ़ रहे हैं, तो जी। हमने एक देवनागरी में सिंधी लर्न ऐप बनवाने का प्रयास किया है। और बहुत ही जल्द जब हमारे मानव संसाधन मंत्री, वर्तमान में अब इसका नाम परिवर्तित कर दिया है, 2 दिन पूर्व राष्ट्रपति जी ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए, तो शिक्षा जी। मंत्रालय के नाम से ये जाना जाएगा। तो जब भी हमारी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जब मीटिंग होगी, इसको माननीय मंत्री महोदय के हाथों इसको रिलीज कराना चाहूंगा मैं। तो क्या ऐसी बात। बहुत सारी योजना है कि बच्चों को न केवल सिंधी भाषा के साथ जोड़ा जाए, बल्कि हम उनके लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कराएं, और समाज की जो समस्याएं हैं उनको भारत सरकार तक ले जाएं। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि वर्तमान में जो सत्ता है या शासन भारत सरकार में जिसका पार्टी का है, जी। वो बहुत ही कंसर्न है, चाहे वो मातृभाषा के संदर्भ में हो या किसी भी समुदाय की समस्याओं के संदर्भ में है। जी हाँ, तो बिल्कुल। बहुत ही एक अच्छा सपोर्ट भारत सरकार के माध्यम से हमें मिल रहा है, और माननीय नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, बहुत ही एक कुशल जी। नेतृत्व हमें दे रहे हैं। और वास्तविक रूप में जो भारत में समुदायों की विभिन्न समस्याएं हैं, चाहे मातृभाषा की समस्या, आप देखेंगे कि मातृभाषा की जो समस्या थी, उसके लिए मात्र 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हमारे मंत्री जी माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल साहब, जो कि स्वयं भी एक कवि हैं, 40 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं, जी। उनके नेतृत्व में नई शिक्षा नीति 2020 हमारे समक्ष आ चुकी है। और जिसमें बहुत ही अच्छी बात यह है कि प्रथम से 5वीं कक्षा तक बच्चे को
उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, क्योंकि बच्चा जो है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो सबसे ज्यादा अच्छी जो है वो उसकी मातृभाषा में ही होती है, क्योंकि जी उसके हाँ, परिवार का वातावरण भी ऐसा होता है। जी, तो ऐसी बहुत सारी योजनाओं पे कार्य कर रही है, और जितने विभिन्न प्रकार के संस्थानों के साथ जब हम लैंग्वेज डिपार्टमेंट में मिलते हैं, तो उनके जी, जो जी। फीडबैक्स होते हैं उसके बेसिस पर हम कार्य करने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने पूरा फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताया। देखिए एक प्रश्न भी आ गया है, उस प्रश्न को हम ले लेते हैं और ये प्रश्न है आलोक सिंह का और वो आपकी स्क्रीन पर है। सर पूर्वोत्तर में सिंधी भाषा की क्या योजनाएँ हैं, खासकर मेघालय में? इस बारे में आप बताएँ। जी हाँ, ये आलोक सिंह हैं, इनका ये प्रश्न है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर, इसके हम ये कहेंगे कि भारत सरकार के माध्यम से भी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न कर रखा है उन्होंने, और जी, उसके लिए अलग से फंड्स भी वो देते हैं हमें। ये भी कहते हैं कि आप पूर्वोत्तर के जितने राज्य हैं, उनमें भाषाओं का विकास किया जाए, और बिल्कुल अलग विकास के लिए अलग से फंड भी है। जी, पिछले वर्ष मेघालय के शिलांग में मैंने एक कार्यक्रम किया था, जी, एक स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से, और आप देखेंगे कि वहाँ 40 सिंधी परिवार रहते हैं। जी, उन सिंधी परिवारों को, एनजीओज़ को ये कार्यक्रम दिया गया था, और उस कार्यक्रम के में बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ रहीं, बहुत अच्छा रहा, और उसमें जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है, मिस्टर श्रीवास्तव उसके वाइस चांसलर हैं, वो उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। जी, वो भी आए और उन्होंने भी उसको एप्रिशिएट किया। हम उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि जब वो कार्यक्रम हो गया तो हमारी एक मेंबर भी वहाँ की है, जो है अ, उनके प्रयासों के फलस्वरूप वर्तमान में जितने भी सिंधी त्योहार हैं या सिंधी धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, तो वो जी, 40 परिवार जहाँ पहले केवल अंग्रेजी भाषा के माध्यम से वार्तालाप कर रहे थे, जी, अब आपस में उन विशेष अवसरों पर सिंधी भाषा में बात करते हैं। तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है। ऐसे तो सिंधी नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम है, लेकिन जी, उसके बावजूद वहाँ एक बहुत अच्छा प्रयास हुआ। दूसरी योजना मेरी ये है कि नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में सिंधी चेयर एस्टेब्लिश करने का मेरा प्रस्ताव है, और हमारी राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद की काउंसिल की सब कमेटीज़ बनी हुई हैं। उन जी, सब कमेटियों में उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रपोजल पास हो चुका है, और इस प्रपोजल को अब एग्जीक्यूटिव में लेके जाया जाएगा, और वहाँ पे माननीय मंत्री महोदय, मुझे निश्चित रूप से आशा है कि वो उस प्रस्ताव को अप्रूव कर देंगे। तो वहाँ हमारी सिंधी भाषा तो हम न केवल सिंधी भाषा बल्कि सिंधी और असमी के साथ में यहाँ वहाँ की लोकल भाषा है, उसके साथ मिलकर कार्य करेंगे। और वो हमारे जो राइटर्स हैं, उन्होंने मान लीजिए असमी में कोई राइटिंग्स की हैं, तो उसका जी। ट्रांसलेशन कराया जाएगा, या असमी के राइटर ने सिंधी भाषा में काम किया है, तो उस रिसर्च सेंटर में वहाँ पे फोकस रहेंगे। तो ये बहुत हमारी योजना पास हो चुकी है, जो है। जी हाँ, बिल्कुल आलोक सिंह जी आपको जवाब मिल गया होगा जिस प्रकार से आपने प्रश्न पूछा था। निश्चित तौर पर दोस्तों अगर आपके पास भी कोई प्रश्न है, तो आप सीधे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर हैं, आप सीधे प्रश्न हिंदुस्तान हॉटलाइन न्यूज़ से पूछ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रताप पिंजानी जी जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। जी हाँ, अगर आप मेल करना चाहते हैं तो मेल भी कीजिए hhndesk@gmail.com पर। अगर आप हमें मिस कॉल करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर है 9582082456। सर हम ये जानना चाहेंगे जिस प्रकार से अभी लोग प्रश्न पूछ रहे हैं सिंधी भाषा की आपने बड़े अच्छी बात बताई कि किस तरह से दूसरे क्षेत्रीय भाषाओं से तालमेल करके आप आगे बढ़ रही हैं और ये बड़ी बात है क्योंकि अगर आप केवल अकेले सिंधी भाषा को में प्रयोग करेंगे तो शायद उतनी सफलता नहीं मिलेगी लेकिन अगर सब सारे क्षेत्रीय भाषा को अगर तालमेल करेंगे तो निश्चित तौर पर काफ़ी आगे बढ़ेंगे। राम कथा इससे जुड़ा हुआ है, क्या कुछ राम कथा पर हो रहा है? इस पर हम जानना चाहेंगे सर आपसे। देखिए सर, मैं इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। मैंने जी, आपको अवगत कराया था कि मेरा जो पीएचडी का वर्क है, वो सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑन सेक्रेड कॉम्प्लेक्स पुष्कर पर है। जी, जी, और जिसमें हमने ये देखने का प्रयास किया कि मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है, और किस प्रकार से हमारे तीर्थ पुरोहित, हमारे तीर्थ यात्री और उनकी जीवन पद्धतियों में, हमारे विश्वास में, हमारे मोक्ष के बारे में क्या राय है और उसमें क्या जी, परिवर्तन आया है।
तो जी। इस दौरान चूंकि आपको पता है कि तीर्थराज पुष्कर जो है तीर्थ गुरु के नाम से जाना जाता है, क्या बात है! जी, और उसके बारे में ये है कि हमारे जितने भी हिंदू तीर्थ यात्री हैं, विश्व में किन्हीं भी हिंदू तीर्थ स्थानों की यात्रा जब करते हैं जी, और अंत में जब पुष्कर की यात्रा करते हैं, तभी उनकी तीर्थ यात्रा पूर्ण मानी जाती जी, है। ये हिंदू सनातन संस्कृति और पद्म पुराण में इसका उल्लेख है, क्योंकि इसका महत्व इसलिए भी है कि तीर्थराज पुष्कर की जो उत्पत्ति है, जी, वो ब्रह्मा जी के यज्ञ के दौरान हुई है। उन्होंने जी, वेद पाठी एक कमल पुष्प जहाँ से ऊपर से फेंका था, तो जिस स्थान पर वो 3 कुंड स्थापित हुए हैं, जिसको जी, हम कनिष्ठ पुष्कर और मध्यम पुष्कर और ज्येष्ठ पुष्कर कहते हैं, जी, उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो हम ये मानते हैं कि तीर्थराज पुष्कर की उत्पत्ति ब्रह्मा के द्वारा हुई है। और आपको जानकारी होगी कि भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास पे थे जी, और उस वनवास के दौरान उनके पिता की स्वर्गवास हो चुका था। जी, और तीर्थराज में पुष्कर में जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने उनको कहा कि आप यहाँ पे अपने पिता का पिंडदान कीजिए, क्योंकि और उनको ये बताया कि तीर्थराज पुष्कर की महिमा क्या है और जी, सबसे पवित्र तीर्थ पुष्कर माना जाता है। जी, तो यहाँ पे बूढ़ा पुष्कर में गया कुंड एक स्थान है, जहाँ पे भगवान राम ने अपने पिता का लक्ष्मण और उनकी धर्मपत्नी सीता जी के साथ में वहाँ पे पिंडदान किया था और उस पिंडदान के दौरान उनको अपने पिता के दर्शन प्राप्त हुए थे। तो ये एक बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है, जिसको गया कुंड के नाम से जाना जाता है। और हम जी, ये मानते हैं कि वे व्यक्ति या वे परिवार जो कि गया नहीं जा सकते और अपने पितरों का पिंडदान नहीं कर सकते हैं, वो जी, तीर्थराज पुष्कर में पुष्कर के तीर्थ यात्रा के दौरान भी वो गया कुंड पर पिंडदान कर सकते हैं और उसका वही पुण्य और फल प्राप्त होता है जो गया में जाने के दौरान प्राप्त होता है। जी, अब ये बात तो रही कि भगवान राम के साथ तो चूँकि वो मेरा एक विषय है और अनुसंधान का विषय है। जी, जी, लेकिन जी, जब मैं माननीय प्रदीप सिंह जी के साथ में और हमारे प्रोफ़ेसर विनय कुमार जी के संपर्क में आया, तो एक जी, ये चर्चा का विषय रहा कि राम कथा का विश्व संदर्भ पर उनका एक एनसाइक्लोपीडिया बनाने का विचार है। जी, जी, राष्ट्रीय सिंधी भाषा उसके साथ किस प्रकार से सहयोग कर रही है। तो मैंने आपको चूँकि बताया था कि धर्म तो मेरा विषय है जी, जी, और सिंधी समाज के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं कि इनका क्या संस्कृति और ये है। जी, जी, तो पाकिस्तान में जब ये अनडिवाइडेड इंडिया था, तो हमारे यहाँ 2 सिंधी जो हैं 2 रिलीजन में थे। एक तो सिंधी वो जो कि मान लीजिए जिन्होंने मुस्लिम धर्म या इस्लाम ग्रहण कर लिया था। और जी, ऐसा आपको पता ही है कि मोहम्मद बिन कासिम के अटैक के बाद में वो वहाँ पे राजा दाहिर थे और फिर आपको पता है कि इस्लाम में कन्वर्जन का काम हुआ। तो जी, वहाँ पे कुछ हमारे सिंधियों ने अपना इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया और कुछ ऐसे सिंधी हैं जो कि जिनका धर्म अपना हिंदू धर्म है। जी, और जब भारत का विभाजन हुआ, तो एक बहुत बड़ी त्रासदी उन सिंधी हिंदुओं के साथ हुई। जी, से और एक बहुत बड़ा मैं अन्याय मानूँगा, वो मैं मानूँगा कि उस समय का जो राजनीतिक नेतृत्व था या हमारे सिंधी समुदाय का जो नेतृत्व था, वो एक विज़नरी नहीं था और उन्होंने सिंधी समाज को दर-दर भटकने के लिए एक प्रकार तो से छोड़ दिया। जी, क्योंकि हमारे जितने समुदाय के हमारे जो लीडर्स थे, जिनका संबंध सीधे-सीधे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के साथ था। जी, लेकिन उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ थीं और उन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण उन्हें विभिन्न प्रकार के राजनीतिक पदों को प्राप्त करना था। तो वो विभाजन से पूर्व ही यहाँ आ गए और जी, बाकी हमारा जो सिंधी समुदाय जो हिंदू था, उनको बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ी और फिर वो भारत में आए और अपने आप को रीएस्टेब्लिश किया। तो सिंधी समुदाय का संबंध हमारे सनातन संस्कृति के साथ है। और सिंधी भाषा की मैंने कहा कि उत्पत्ति संस्कृत के माध्यम से हुई है और उस सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधी समुदाय का डेवलपमेंट हुआ है। तो हम मूलतः सनातन संस्कृति के साथ
हिंदू संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं और जितने भी हमारे त्योहार हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, वो सिंधी समाज की सनातन संस्कृति के साथ जुड़ी हुई हैं। और इसी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए वो हिंदू समुदाय, सिंधी हिंदू समुदाय पाकिस्तान से या अनडिवाइडेड भारत से भारत में इस क्षेत्र में आया और उन्होंने अपनी सनातन संस्कृति को बनाए रखा। अब बात ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा हिंदू सिंधी समुदाय है, जी, जी। उनका जो साहित्य है वो अपने समाज तक सीमित नहीं रहे। जी, सांस्कृतिक साहित्यिक शोध संस्थान के साथ मेरा कार्य करने का उद्देश्य ये है जी, कि हमारे जो सिंधी समुदाय के जो मूल्य हैं, उनकी परंपराएं हैं और राम के संदर्भ में हमारे जो विचार हैं, वो जी, अन्य समुदाय तक भी पहुंचे। बहुत कम दूसरे समुदायों को या जातियों को सिंधी समुदाय के बारे में जानकारी है। तो मैं ये चाह रहा था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो चाहते हैं कि एक ऐसा जिसमें हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि उनके आदर्शों और उन्होंने जिन बातों को रखा है, तो मेरा राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद भी समाज के विभिन्न समुदायों के साथ इंटरेक्शन आए, उसके साहित्य के बारे में, उनके धर्म के बारे में, उनके संस्कृति के बारे में जानकारी अन्य समुदायों को भी प्राप्त हो। और निश्चित रूप से जब सांस्कृतिक साहित्यिक शोध संस्थान के साथ राष्ट्रीय सिंधी भाषा कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आएंगी और जिस भारत की परिकल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उस में हम कुछ अपना योगदान दे पाएंगे और राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद का अपनी एक आइडेंटिटी हो पाएगी। जी हाँ, बिल्कुल आपने विस्तृत रूप से चर्चा की है। देखिए, आज आलोक सिंह ने आपको धन्यवाद कहा है, जिस प्रकार से आपने बताया था पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय में सिंधी भाषा की स्थापना एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। और ये हमारे सुनील जी भी जुड़ चुके हैं और इन्होंने कुछ नहीं लिखा, केवल गुड इवनिंग सर लिखा है। और लेकिन आलोक सिंह और भी कुछ लिख रहे हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि सिंधी लोक मान्यता एवं साहित्य में राम काव्य डॉक्टर रवि प्रकाश टेकचंदानी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो आपकी संस्था के सौजन्य से प्रकाशित हुआ है। जी हाँ, चलिए, ऑलरेडी पहले प्रकाशित हो चुका है। जी हाँ, ये खास बहुत सारी सर, हमारे सिंधी भाषा में पूरा रामायण के ऊपर देवनागरी स्क्रिप्ट में पुस्तकें लिखी हुई है, हमारी धार्मिक परंपराओं के बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में, इवन गुरु ग्रंथ साहब भी देवनागरी और सिंधी में है। तो जी, निश्चित रूप से बहुत ही हम ये कहें कि दूसरे समुदायों के साथ सिंधी समुदाय जुड़ा हुआ है और समरसता का भाव हमारे समाज के अंदर और हमारे समुदाय के भीतर में है। जी हाँ, बिल्कुल है और निश्चित तौर पर आगे भी रहेगा। जिस प्रकार से वो साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्थान कर रहा है कार्य और पूरे देश-विदेश के लोगों को राम कथा पर इसमें जोड़ने के लिए है, पूरा बड़ा-सा कोर्स तैयार हो रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? जिस प्रकार से अभी हमने बात भी की, पूर्वोत्तर में कुछ लोगों से बात की और विदेशों से भी बात हुई है कल, तो उन लोग भी काफ़ी उत्साहित थे। तो आपको लगता है कि इसमें काफ़ी कुछ निकल के आने वाला है? सर बिल्कुल, बिल्कुल आने वाला है और जब ये पब्लिक डोमेन में आएगा तो हमें जो कार्य होगा जी, उस पर हमें गर्व महसूस होगा। मैं ये मानता हूँ कि भगवान राम हमारे आदर्श हैं, हमारी संस्कृति और धर्म के आधार हैं और जी, हम ये चाहते हैं कि ये एक ऐसी संस्कृति है जो जिसने विश्व की विभिन्न संस्कृतियों के अपने अंदर समाहित कर लिया या जी, उनको समन्वय का मौका दिया, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने का मौका दिया कि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को नहीं। हम ये कह भी सकते हैं कि ये केवल न धर्म है बल्कि हमारे जीवन का एक आधार है। जी, अ, बिल्कुल। और ये हमारे रूटीन की लाइफ में और जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमारी जो धार्मिक परंपराएं हैं, जो हमारे धार्मिक विचार हैं, वो आप उनको तार्किक आधार पर सत्य साबित कर सकते हैं। और जितने भी हम मान लीजिए हम केवल मानव के कल्याण की बात नहीं कर रहे हैं, जी, हम पशु-पक्षियों के कल्याण की बात करते हैं, हम वनस्पति और अन्य प्रजातियों के कल्याण की बात करते हैं। तो ये एक ऐसी संस्कृति है जो विश्व के सभी के साथ कल्याण की भावना रखती है, सभी को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है।
तो ये बहुत ही एक मुझे मुझे तो बहुत गर्व महसूस होता है कि भगवान की असीम कृपा से मैं हिंदू समुदाय के अंदर पैदा हुआ हूँ और जिसकी इतना एक बहुत ही मैं कहूँगा प्रभावशील इतिहास है, हमारी साहित्यिक परंपराएँ हैं, हमारी भक्ति परंपराएँ हैं। तो बहुत खुशी का विषय है मेरे लिए और जब ये पब्लिक डोमेन में आएगा, तो हमें जी, लगेगा चलिए मान लीजिए हमने जीवन में जो है हमारे प्रभु के लिए, हमारे आदर्श के लिए और जिस समाज की परिकल्पना कर रहे हैं, उसमें एक छोटा-सा एक अंश अपना अपना सहयोग के रूप में दे रहे हैं। और मेरे सिंधी समुदाय को भी बहुत अच्छा लगेगा कि सिंधी समुदाय केवल अपने आप तक सीमित नहीं रह के विश्व के फलक पर उस समुदाय के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आप वर्णन कर रहे हैं काफ़ी खंड में आने वाला है। जिस प्रकार से हमने प्रदीप कुमार जी से बात किया था काफ़ी खंड है उसमें, तो काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। क्या आपको लगता है कि ये बहुत समय सर लगेगा? समय लगेगा लेकिन हम ये मानते हैं कि 6 महीने के अंदर मैं समझता हूँ प्रथम खंड आ जाएगा। अच्छा, और धीरे-धीरे क्योंकि आपको पता है कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज़ होते हैं और जी, उन लिमिटेड रिसोर्सेज़ को भी हमें ध्यान में रखना होता है। तो उन रिसोर्सेज़ के भीतर में और हम ये चाह रहे हैं कि एक अच्छा कार्य हो। जी, मतलब केवल एक फ़ॉर्मेलिटी नहीं हो, एक बहुत अच्छा साहित्य हमारे सामने आए और जिसका वास्तविक रूप में लाभ प्राप्त हो पाए। तो जी, निश्चित रूप से जब हम अच्छी परिकल्पना करते हैं, तो उसमें समय तो लगता ही है। जी हाँ, बिल्कुल लेकिन समय जो कुछ आएगा जी, उससे पूरे समुदाय को, भारतीय समुदाय को गर्व की अनुभूति होगी और न केवल गर्व की अनुभूति हमारे समुदाय को होगी, भारत सरकार को भी होगी कि वास्तविक रूप में समाज उस दिशा में सोचने को अग्रसर हो रहा है जी, जी। और लेकिन एक जी, जी, हाँ। राम राज्य की जो परिकल्पना कर रहे हैं, वो वास्तविक रूप में फलीभूत हो पाएगी। डॉक्टर प्रताप पिंजानी जी, आप निदेशक हैं एनसीपीएसएल के और निश्चित तौर पर आप देखते होंगे कि ऐसे चीज़ें जब कार्य करते हैं, तो कोष की भी कमी रह जाती है और ऐसे में जब इतना बड़ा कार्य हो रहा है, तो निश्चित तौर पर आखिर में उन्हें धन वो कहाँ से मिल पाएगा? देखिए सर, बहुत सारे सामाजिक संस्थाएँ भी हैं और ऐसे बहुत सारे धर्म प्रेमी भी हैं और संस्थाएँ भी हैं, निश्चित रूप से उनका सहयोग हमें प्राप्त होगा। और जब जी, आप किसी प्रकार से भगवान के कार्य में लगते हैं, तो इस जी, जी, प्रकार के फंड्स की कभी भी कमी नहीं रहती है। धर्म प्रेमी और भारतीय सरकार की संस्थाएँ, ये सब संस्थाएँ आगे आएँगी और हमें अपना आर्थिक योगदान देंगी। जी हाँ, बस बिल्कुल। केवल बात इतनी है कि आप जो कुछ करना चाहते हैं जी, जी, वो आप समाज को समझाने की स्थिति में रहें कि जी, वास्तविक रूप में आपका उद्देश्य क्या है और आपके इस उद्देश्य को पूरा करने से समाज को किस प्रकार से बेनिफिट होगा। ये अगर आप समझाने में, ये आप कन्वे करने में अगर सफल हो गए, तो कभी भी आपके पास फंड्स की कमी नहीं रहेगी। और जी मैं हाँ। एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि मैं जब से जॉइन किया हूँ तो जी, जी, जब मैंने जॉइन किया था तो 4.65 करोड़ मेरा बजट था। जी, जी, आज की डेट में मेरे को 6 पॉइंट केवल 1 वर्ष के भीतर मेरा बजट 6.50 करोड़ कर दिया गया है जी, और जी, वो केवल इसलिए कर लिया गया है कि मैं भारत सरकार को समझाने में सफल रहा कि साहब जी, ये योजनाएँ हैं और इन योजनाओं को समाज को और भारत सरकार को किस प्रकार से लाभ होगा जी, वो मैं कन्वे कर पाया का और जब मैंने कन्वे कर लिया, तो उसके जी, बाद उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से जब आप कार्य कर रहे हैं, तो आपको किसी प्रकार के आर्थिक संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी और जी, साथ में हमें कार्य करके भी दिखाना है। जी जब हाँ, मैंने ज्वाइन किया था तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा हमारा मूल्यांकन किया जाता है। जी, जी, तो जब पिछले हमारे टेन्योर में जो है हमारे जो पूर्व रहे हैं जी, वहाँ पे जब एवल्यूएशन हुआ था तो केवल 11.4 नंबर प्राप्त हुए थे 100 में से। जी, अच्छा, हाँ, और हाँ, अब 1 वर्ष का कार्यकाल मेरा पूरा हो गया है और इसका जी, मूल्यांकन भी मेरे पास आ चुका है और जी, जिसमें मूल्यांकन में मेरे को 90.4 नंबर मिले हैं ओहो! क्या बात है सर। और ये एक्सीलेंट एक्सीलेंट सर रिमार्क मिला है मुझे। तो मेरे जी, लिए भी खुशी का विषय है कि मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। तो वास्तविक जी, रूप में जब हम जीवन में कुछ कर पाएँ, तो उसी का जी, मज़ा तो तभी है और जी, वास्तविक जीवन की सफलता भी उसी से है।
जी हाँ, बिल्कुल। तो अब मुझे लगता है कि भारत सरकार का मुझे फंड्स देने में कोई कोताही नहीं बरतेगी जो है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं पड़ती कि अगर कार्य कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर बेहतर है और भी होगा। जिस प्रकार से आपने उछाल बताया है, अब वो ये बड़ी उछाल थी। लेकिन सर, हम बस चलते-चलते एक चीज़ कहेंगे कि आप क्या कुछ संदेश देंगे युवाओं को? जी हाँ, जिस प्रकार से राम कथा और संस्कारों के बारे में एक युवाओं को एक संदेश दें। जी सर, प्रताप सर। देखिए मैं 2 जो है उनको संदेश देना चाहूँगा। जी, युवा पीढ़ी को कहूँगा कि वो अपनी मूलभूत जड़ों से जुड़े रहें और जी, जिस संस्कृति और साहित्य के साथ जुड़े हुए हैं, उस पर गर्व करें और उसको समझने का प्रयास करें। जी, और दूसरी खास बात मैं हमारे युवाओं के लिए कहूँगा कि जीवन में सफलता के लिए कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है और जी, उसके लिए 3 फ़ॉर्मूला मैं बताता हूँ, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन। ये और सीरियसनेस अब आपके जीवन में जब तक रहेगी, अगर ये 3 फ़ॉर्मूलों को आपने डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन को रखा, तो जीवन में कहीं भी आपको असफलता प्राप्त नहीं होगी और हरदम अ, ईश्वर में विश्वास रखें। ईश्वर जो कुछ करेगा निश्चित रूप से अच्छा करेगा। हम भविष्य की योजनाओं के बारे में नहीं जानते, लेकिन जी, उस परम पिता को निश्चित रूप से वो पता है कि हमें किस स्थान पर ले जाना है और कहाँ हमारी भूमिका है। राजस्थान से मैं भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आया हूँ, तो मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं राजस्थान से भारत सरकार में डेपुटेशन पे आ सकता हूँ। जी, जी, अगर हम बात करें तो ऐसा कोई विशेष मेरे संबंध भी नहीं है। लेकिन जी, कैसे मुझे आना था, कैसे योजना बनी और कैसे मेरे को यहाँ अपॉइंटमेंट मिला, ये एक अपने आप में स्टोरी है सर। जी हाँ, तो इसलिए निश्चित रूप से जीवन में सफलता के लिए कार्य करें और ईश्वर में और हमारे जो है आदर्श पुरुष भगवान राम में विश्वास रखें और अपना कर्म करते रहें। गीता में जैसे कहा गया है कि अपना कर्म किए जा और कर्म करने पे सफलता निश्चित रूप से मिलेगी आपको। जी हाँ। निश्चित तौर पर आपने जो 3 बातें कही कि डेडिकेशन है और फिर ये 2 बातें कही हैं, निश्चित तौर पर हमारे युवा इससे मोटिवेट हुए होंगे और जिस प्रकार से आपने राम कथा के बारे में विस्तृत चर्चा की, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर बात करेंगे और निश्चित तौर पर सिंधी भाषा पर जो भी कार्य होगा, जो भी पुस्तकें आ रही होंगी, आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत मानवेंद्र जी नमस्कार और आप इस मंच तक मुझे ले आए, समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया। आपको बहुत-बहुत साधुवाद, आपके चैनल को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। इसी प्रकार से सामाजिक विषयों को आप पब्लिक डोमेन तक ले आएँ और जिसकी जानकारी समाज तक प्राप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। जी सर, जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे ख़ास तौर से जो बात कर रहे थे, ये पन डॉक्टर प्रताप पंजानी, जी हाँ, निदेशक हैं एनसीपीसीएसएल के। और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं को विकास करने के लिए और तालमेल बनाकर आगे बढ़ाने के लिए जो दृढ़ संकल्प हैं और इस पर वो काम कर रहे हैं और यही कारण है कि उनकी प्रतिष्ठा तो अपने आप बढ़ती है और कार्य भी हो रहा है। और ऐसे ही भारत ने शिक्षा नीति में कई ऐसे बदलाव लाए हैं, जिससे आप क्षेत्रीय भाषा भी काफ़ी आगे बढ़ेगी। तो चलिए, ये राम कथा हमने आपको खास तौर से प्रतिदिन हम लाते हैं साहित्यिक सांस्कृतिक सुसंस्थान के सौजन से। जी हाँ, राम कथा 7 बजे आता है, तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और निश्चित तौर पर बस थोड़ी देर में साहित्यिक रूबरू का हमारा कार्यक्रम होगा विश्व हिंदी परिषद के सौजन से। जी हाँ, 8 बजे। जी हाँ, तो बस हमसे जुड़े रहिएगा। अभी दीजिए मानव को विदा। नमस्कार।